इसी वक्त घर की घंटी बजी। शमसा ने जाकर दरवाजा खोला तो इसे अपने सामने अकबर को देखकर खुशी हुई। अरे अकबर तुम? साबरा ने इसे देखकर हैरत से कहा। अम्मी आप यहाँ? आप लोग बताकर नहीं आए कि मामू के घर जा रहे हैं? अम्मी आपने क्योंकि खाली घर जाने से मना कर दिया था, लेकिन मेरा जी घबरा रहा था। मैंने सोचा कि मामू के हो आऊं। राजदा को बताकर घर से निकल आया। मुझे अगर मालूम होता कि आप लोग मामू के घर गए हैं तो मैं हर किस घर से ना निकलता। अच्छा खैर कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, हम लोग चलते हैं। राजदा घर पर अकेली है, वो डरती भी बहुत है। साबरा ने बाबर अली को उठने का इशारा किया। अरे भाई खाना वाना खाकर चले जाना। मामू फुरकान ने रोकने की कोशिश की। नहीं मामू अब चलेंगे, अगर अकबर ना आया होता तो हम जरूर खाना खाकर जाते। साबरा ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। साबरा और बाबर को दरवाजे तक रुखसत करने के बाद मामू फुरकान ने अकबर के कंधे पर हाथ रखकर इसे करीब कर लिया और बोले, हाँ भाई अकबर सुनाओ, क्या हाल चाल है? मामू हाल चाल तो आपको अम्मी अबू से मालूम हो गए होंगे, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। अकबर ने कहा। वो क्या जनाब? आपने तो हमारे घर आना ही छोड़ दिया। अकबर बस मैं तुम्हें क्या बताऊं, आजकल जरा कारोबार में उलझा हुआ हूँ, फुर्सत ही नहीं मिलती। मामू फुरकान ने मुस्तालियतमेज़ जवाब दिया। अकबर को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि मामू फुरकान ने क्यों किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। सैदपुर के जिन ने इन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। अगर दादा गफूर ना होते तो मामू फुरकान की जाने क्या हालत होती। इस घर से जहाँ सैदपुर के जिन का बसेरा था, कतराना बिल्कुल फितरी बात थी। अकबर बड़ा हकीकत पसंद इंसान था। मामू की बात सुनकर इसने ज्यादा इस मौजू पर बात ना की। वो मौजू बदलते हुए बोला, मामू मैं क्या करूं, क्या करना चाहते हो? मामू फुरकान ने इसका चेहरा बगौर देखा। बस आप मुझे कोई अमल बता दें। अकबर ने कहा। मामू मैं कोई अमल करना चाहता हूँ। मैंने ऐद कर लिया है कि नीलम को इसके पंजे से छुड़ा कर रहूंगा। अकबर बेटे मैंने अमल किया था, वो एक मुश्किल अमल था। कब्रिस्तान में अमल करना कोई आसान काम नहीं। वो अमल मैंने तुम्हारी खातिर किया था, इस मासूम लड़की के लिए किया था, लेकिन किस्मत की खराबी कि वो कामयाब ना हुआ, इसके धोखे में आ गया, वरना इससे तुम्हें कब की निजात मिल चुकी होती। मामू फुरकान ने गहरा सांस लेकर कहा। मामू जो हुआ सो हुआ, अब आगे सोचना है। अकबर ने संजीदगी से कहा। मैं तुम्हारी तरफ नहीं जा सका ये और बात है, लेकिन मैं तुमसे गाफिल नहीं रहा। मैंने तुम्हारे लिए कई लोगों से बात की है। मैं कोई आमिल ढूंढ रहा हूँ, कोई ऐसा आमिल जो वाकई इन मसाइल को हल करता हो और पक्का हो। दादा गफूर क्या कहते हैं? वो बेचारे क्या कहेंगे? इनके पास जो असला था वो हम आजमा चुके। मामू फुरकान ने कहा। फिर क्या मामू नीलम इसकी कैद में घुट घुट कर मर जाएगी? अकबर ने अफसरदगी से कहा। अल्लाह ना करे। मामू फुरकान ने फौरन कहा। मुझे किताब नहीं मिल रही। कौन सी किताब मामू? मेरे पास एक किताब थी, इसमें कुछ अमलियात दर्ज थे, खास तौर से जिन्नात के बारे में। बड़ी नादिर किताब थी वो। अकबर वो किताब मिल गई तो तुम्हारा मसला जरूर हल हो जाएगा। मामू इस किताब को जरूर ढूंढिए। अकबर ने पुरजोश लहजे में कहा। आप कहें तो मैं किसी दिन सुबह से आ जाऊं, मैं आपके साथ मिलकर तलाश करवा लूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं घर में हर इस जगह ढूंढ चुका हूँ जहाँ इसे होना चाहिए। एक अलमारी रह गई है। इस अलमारी में ज्यादातर किताबें भरी हुई हैं। इस अलमारी में ताला पड़ा हुआ है और इसकी चाबी नहीं मिल रही। अब इस ताले को तोड़ना पड़ेगा। मामू फुरकान ने कहा। आप ताला ना तोड़े, मैं ऐसा करता हूँ, किसी ताले वाले को बुला लाता हूँ, वो घर आकर चाबी बना जाएगा। अकबर ने तजवीज पेश की। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। मामू फुरकान ने कहा। वैसे वो ताला इतनी आसानी से टूटने वाला भी नहीं, वो लीवर वाला ताला है, और वो भी अलीगढ़ का। दूसरे दिन सुबह ही अकबर लियाकताबाद से एक ताले वाले को पकड़ लाया। ताले वाले ने अलमारी के ताले को हाथ में लेकर मुआयना किया, फिर से उल्टा पुल्टा कर देखा। इसकी चाबी तो बन जाएगी ना? मामू फुरकान के कुछ कहने से पहले अकबर बोल उठा। मियाँ आप दुकान पर तो कह रहे थे कि बेशक चाबी ना बने, बस ताला खुल जाए। ताले वाले ने अकबर को तिरछी नजरों से देखा। हाँ कोई हर्ज नहीं, मामू फुरकान बोले। चाबी बेशक ना बने, मगर ये खुल जाए। अरे साहब आप फिक्र ही ना करें, जुम्मन ताले वाला आपके घर आया है, अब ताला भी खुलेगा और चाबी भी बनेगी। ये कहकर जुम्मन ताले वाले ने अपनी जेब से मास्टर की निकाली, इस चाबी को ताले में डालकर हरकत दी तो फौरन खुल गया। अरे वाह जुम्मन साहब, आपने तो कमाल कर दिया, अकबर ने खुश होते हुए कहा। फिर 5 मिनट में जुम्मन ताले वाले ने घिसघिसाकर इसकी नई चाबी बना दी और अपना मुआवजा वसूल करके रुखसत हो गया। इसके जाने के बाद मामू फुरकान ने अलमारी खोली। अलमारी क्योंकि एक अरसे से बंद पड़ी थी, इसलिए इसके अंदर खासे कीड़े मकोड़े मौजूद थे। ये अलमारी दीवार में बनी हुई थी। इसमें 3 खाने थे। इन तीनों खानों में किताबें ठुस भरी हुई थी। ये सारी किताबें पुरानी थी, दिमक ज़दा और कर्म खोरदा। मामू फुरकान ने एक एक करके सारे खाने देख डाले, लेकिन अमलियात की वो किताब जिसकी इन्हें सख्त जरूरत थी नजर न आई। अकबर को मामू फुरकान की तलाश से तसल्ली ना हुई तो इसने पूरी अलमारी की किताबें खाली कर दी और फिर एक एक करके इन्हें अलमारी में रखता गया। नतीजा वही ढाक के 3 पात। वो किताब अलमारी में मौजूद ना थी। मामू फुरकान को कभी उम्मीद थी कि वो किताब अलमारी में जरूर मौजूद थी। इसे अलमारी में ना पाकर इन्हें सख्त मायूसी हुई। ये आखिरी उम्मीद थी जो टूट गई थी। मामू फुरकान से ज्यादा अकबर का दिल टूटा। इसके चेहरे पर उदासी फैल गई। मामू अब क्या होगा? इसने मायूसी से कहा। परेशान क्यों होते हो? अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई राह निकल आएगी। मामू ये लोग जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हैं और खुद को प्रोफेसर या माहिर अमलियात कहते हैं, क्या इनसे रुजू नहीं किया जा सकता? अरे नहीं, ये ढोंगी हैं, लूटने का सूटने वाले, ये क्या करेंगे? मामू फुरकान ने सख्ती से कहा। फिर मामू अकबर को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। मैं दुकान पर बैठा अक्सर लोगों से मालूमात हासिल करता रहता हूँ। 1-2 लोगों के बारे में बताया है, अगर पूरी मालूमात सामने आए तो फिर इनमें से किसी से मिला जाए। मामू अब ये कार्रवाई जरा तेज कर दे। हाँ तुम ठीक कहते हो, हालात अब ज्यादा संगीन हो गए। असल में बात यह है कि साया दूर करने वाले अमलियात बहुत मुश्किल होते हैं। इनकी वजह से जान जोखिम में पड़ जाती है। अगर अमल में जरा सा नुक्स रह जाए तो मामला उल्टा हो जाता है। अमल करने वाले के साथ कुछ भी हो सकता है।
इसलिए अच्छे लोगों की कोशिश होती है कि खुद को छुपा कर रखें। मामू फुरकान ने समझाया। लोग क्या करें, अकबर ने बड़े अजरदा लहजे में कहा। अच्छे लोग सामने आते नहीं और जो सामने है वो अच्छे नहीं। मामू फुरकान के पास इस सवाल का क्या जवाब हो सकता था भला। बस उन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखकर इतना कहा, सब्र करो बेटा। मामू, अब मुझसे सब्र नहीं होता, मेरी लीलम कैद में है और आप कहते हैं कि सब्र कर, अब नहीं। ये कहकर अकबर मामू फुरकान के घर से निकल आया। मामू फुरकान मुमानी रिहाना शमसा सभी ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। मेन रोड पर पहुंचकर इसने एक टैक्सी रोकी। टैक्सी ड्राइवर से कहा, भाई क्लिफ्टन चलो। क्लिफ्टन पर रश ना था, वो दीवार पर बैठ गया। सामने वो जहाज था जो रेत में धंसा हुआ था। इसने सोचा इसकी जिंदगी का जहाज भी इसी तरह रेत में फंस गया है। कोई नहीं जो इस जहाज को रेत से निकालकर जिंदगी के समंदर में रवा दवा करे। इस वक्त दीवार पर बैठकर इस रेत में धंसे हुए जहाज का नजारा करते हुए बेख्तियार इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जहाज धुंधला गया। अकबर ने कोट की जेब से रुमाल निकालकर अपनी आंखों को साफ किया, तभी पीछे से आवाज आई, रोता क्यों है? अकबर ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। वो कोई मलंग था। इसने एक मैल और फटा सा तहमत बांध रखा था और इसके जिस्म पर कमीज ना थी। काली दाढ़ी, कुशादा पेशानी, सांवली रंगत। रोता क्यों है बच्चा? इसने अकबर से पूछा। कुछ नहीं बाबा, ये कहकर अकबर ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और एक 5 का नोट इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो। नहीं चाहिए हमें तेरा ये नोट। वो जैसे गुस्से में आ गया। कम है, ज्यादा दे दूं, 10 रुपए? हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चा, हमारी बात गौर से सुन, जा मजार पर जा। ये कहकर वो मलंग एक सेकंड के लिए भी वहां ना रुका। बाबा सुनो तो। अकबर के हाथ में 5 रुपए का नोट दबा रह गया। वो अजीब फकीर था। इसने पैसे भी ना लिए और मजार की तरफ जाने का मशवरा दे गया। अकबर के दिल में ख्याल आया और फिर वो ख्याल गहरा होता गया, क्यों ना वो मजार की तरफ जाए। इस ख्याल के आते ही वो उठ खड़ा हुआ और मजार की तरफ चल दिया। मजार की सीढ़ियां चढ़ते हुए इसके दिल की अजीब कैफियत थी, रकत तारी थी। मजार पर इस वक्त कोई खास रश न था। इसने एक कोने में खड़े होकर फातिहा पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगने लगा। इस आलम के रब और दूसरे आलमों के रब, सूरज को मशरिक से निकालकर मगरिब में गरूब करने वाले, रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील करने वाले, ए अल्लाह तू अजल है, तू अबद है। मैंने हमेशा तुझ ही से मांगा है और तुझी से मांगूंगा। ए इंसान और जिनों के बनाने वाले, मुझे इस जिन से निजात दिला। ए अल्लाह मुझ पर रहम कर, तू ही करीम और बख्शने वाला है। इसकी हाथ दुआ को उठे हुए थे, आंखें बंद थी, आंसू रुखसारों पर बह रहे थे और वो धीरे धीरे अपने रब से मुखातिब था। इस रब से जो इंसान से इसकी शरक से भी ज्यादा करीब है। वो सबकी सुनता है, सब कुछ देखता है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, जो बहते दरियाओं में है, गिरते आबशारों में है, ऊंचे पहाड़ों में है, हर जगह वो है, कहाँ नहीं है। दुआ करके इसने दोनों हाथ अपने मुंह पर फेरे और खामोशी से मजार से के बाहर आ गया। सीढ़ी उतरते हुए सामने इसकी नजर पड़ी तो इसे वो मलंग एक सीढ़ी पर बैठा नजर आया। वो मलंग अकबर को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। जब अकबर इसके नजदीक पहुंचा तो इस मलंग ने अपने बराबर बैठने का इशारा करते हुए कहा, आ बैठ जा। अकबर ने इसके बराबर बैठने में जरा भी देर ना लगाई। तू मजार पर गया? बाबा आप ही ने तो कहा था। अकबर ने कहा, मजार पर जाकर तूने क्या किया? मलंग ने पूछा। मैंने फातिहा पढ़ी और अपने रब से दुआ मांगी। अकबर ने बताया। किस बात की दुआ? इस दिन से निजात की दुआ जिसने मेरी बीवी को कैद कर लिया है। तू कभी मलीर गया है? मलंग ने अचानक पूछा। नहीं, कभी नहीं। अकबर ने फौरन जवाब दिया। फिर तू मलीर जा, वहां इमली वाले बाबा से मिल। रास्ता दिखाने वाला तो अल्लाह है, निजात दिलाने वाला तो अल्लाह है। क्या है जबकि तुझे इसके जरिए निजात मिल जाए। बस अब जा, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। ये कहकर मलंग ने अकबर के जाने का भी इंतजार न किया, खुद ही उठ गया और मजार की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने लगा। अकबर की समझ में कुछ न आया कि माजरा क्या था। इसे मालूम ना था कि ये लोग दुनिया से बेखबर होते हुए कितने बाखबर होते हैं। इन लोगों के सामने कोई दीवार नहीं होती। ये जहां तक चाहे देख सकते हैं, जहां तक चाहे जा सकते हैं। अकबर को इन कलंदर किस्म के फकीरों से कोई दिलचस्पी ना थी। वो इन्हें इधर उधर सड़कों की फुटपाथों पर लेटे बैठे देखता और इनके करीब से गुजर जाता। आज भी इसका ज़हन इस वाक्य को कबूल नहीं कर रहा था। वो मामूल के मुताबिक यहाँ से सरसरी तौर पर गुजर जाना चाहता था। वो इस सारे वाक्यों को किसी मजलूब की बढ़ से ज्यादा अहमियत ना देना चाहता था। हाँ, एक बात जरूर उसके दिमाग में थोड़े बरसा रही थी कि अगर ये सब महज इत्तेफाक था तो इस मलंग ने साहिल समंदर से मजार तक ताकुब क्यों किया था। बेशक वो इस बात को अहमियत दे या ना दे, ये इसका अपना मसला था। ये वाकई इत्तेफाकी जरूर था, लेकिन गैर अहम हरगिज ना था। वो मजार से टैक्सी में बैठकर अपने घर में पहुंच गया। अकबर टीवी लाउंज में बैठ गया। वो बहुत थका हुआ था। अकबर भाई चाय लाऊं आपके लिए? राजदा ने पूछा। अकबर मुंह से कुछ ना बोला, सिर्फ असबाब में गर्दन हिलाई। क्या हुआ है? साबरा इसके नजदीक आकर बैठते हुए बोली। वो किताब मिली कि नहीं? वो किताब नहीं मिली, अकबर ने बताया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। साबरा ने अपने हाथ मसले। हाँ मामू खुद बहुत परेशान थे, इन्हें कभी तो थी कि वो किताब अलमारी से जरूर मिल जाएगी। अकबर ने कहा। अब वो क्या कह रहे थे? साबरा ने पूछा। उन्होंने हस्बे मामूल मुझे सब्र करने को कहा है। अकबर ने फीकी मुस्कुराहट से माँ को देखा। सब्र तो किए बैठे हैं, साबरा ने जरा खफकी से कहा। वो कह रहे थे कि अच्छे हामिल को ढूंढ रहे हैं, बाबर भी कोशिश कर रहे हैं, शायद को निजात दहिंदा मिल ही जाए। साबरा ने बताया। निजात दहिंदा का सुनकर अकबर को फौरन क्लिफ्टन वाले मलंग का ख्याल आया। अम्मी आज मैं क्लिफ्टन गया था, वहां मुझे एक फकीर मिला। मैं दीवार पर बैठा रेत में धंसे हुए जहाज को देख रहा था कि पीछे से किसी ने मुझे पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो एक फकीर को पाया। मैंने इसे रुपए देने की कोशिश की तो इसने गुस्से से कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चा, जा बाजार पर जा। ये कहकर वो फकीर चला गया। मैं मजार की तरफ चल दिया। अकबर भाई चाय? राजदा ने अकबर की तरफ चाय की प्याली बढ़ाते हुए कहा। राजदा तेरे अबू कहाँ हैं? साबरा ने पूछा। वो ड्राइंग रूम में है, तस्वीर लगा रहे, जरा इन्हें भेज। साबरा ने कहा। हाँ भाई क्या हुआ? बाबर ने आते ही पूछा।
ادھر آئے। صابرہ نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ اکبر آج کلفٹن گیا تھا مزار تک جانے، وہاں دعا مانگنے، واپس ہونے، ملنگ کے ملنے اور املی والا بابا کے پتہ بتانے تک اکبر نے سارے واقعے کو تفصیل سے بتا دیا۔ ساری بات سن کر بابر نے کہا، بڑی حیرت میں ڈالنے والی بات ہے ابو۔ حیرت میں ڈالنے والی بات تو یہ اس وقت ہوتی جب وہ فقیر میرے کچھ بتائے بغیر جن کا ذکر کرتا اور املی والے بابا کا پتہ بتاتا۔ اکبر اس واقعے کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ بیٹا کیا حرج ہے اگر تم ملیر چلے جاؤ، صابرہ نے اسے ترغیب دی۔ ابو میں کسی دن جا کر املی والے بابا سے مل آؤں گا، اکبر نے کہا۔ اپنے ساتھ کسی دوست کو لے جانا، تم نے وہ علاقہ دیکھا بھی نہ ہوگا، یا کہو تو میں چلوں۔ نہیں ابو آپ زحمت نہ کریں، میں ساتھ اپنے کسی دوست کو لے لوں گا، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، میں کر لوں گا آسانی سے، اکبر نے اپنے باپ کو یقین دلایا۔ پھر اکبر نے کچھ دیر گھر میں آرام کیا، اس کے بعد وہ گھر سے نکل گیا۔ اس نے اپنے ایک دوست طارق کے گھر کا رخ کیا۔ اکبر کے گھر سے نکلنے کے بعد ماموں فرقان آ گئے۔ ایک تو انہوں نے نیا گھر دیکھنا تھا، دوسرے نے اکبر کی فکر تھی۔ وہ جس موڈ میں ان کے گھر سے نکلا تھا وہ ان کے لیے باعث تشویش تھا۔ گھر میں داخل ہو کر پہلے انہوں نے گھر کا ایک چکر لگایا، نئے مکان کی تعریف کی اور پھر اکبر کے بارے میں پوچھا۔ اکبر کہاں ہے؟ وہ ماموں آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے نکلا ہے، اپنے کسی دوست کی طرف ہے۔ بھائی اس وقت میں خاص طور سے اس کے لیے آیا ہوں، ماموں فرقان نے کہا۔ کیوں ماموں خیریت تو ہے؟ اس مرتبہ بابر نے پوچھا۔ بھائی وہ میرے گھر سے ناراض ہو کر نکلا تھا، میں نے سوچا جا کر اس سے معذرت کر لوں۔ ماموں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے ایک ہاتھ لگایا ہوتا وہ ٹھیک ہو جاتا۔ بھائی اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں، اگر اس چیز کا میں ہوتا تو شاید میرا بھی رد عمل ہوتا۔ اب آدمی کب تک صبر کرے؟ آخر صبر کی بھی کوئی حد ہونا چاہیے۔ اکبر بیچارے نے تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی صبر کر لیا ہے، ماموں فرقان نے دکھی لہجے میں کہا۔ بابر ماموں کو آج کا واقعہ بتاؤ، کیا ہوا بھائی؟ خیریت تو ہے؟ شاید صبر کا پھل ملنے والا ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ ماموں فرقان نے سوال کیا۔ آپ کے گھر سے نکل کر ادھر آنے کے بجائے سیدھا کلفٹن چلا گیا، وہاں اسے فقیر ملا۔ اس نے ملیر میں کسی املی والے بابا کا بتایا کہ وہ اس سے جا کر ملے، اس کے ذریعے ممکن ہے کہ اس جن سے نجات مل جائے۔ بابر نے اس ملاقات کی رودات بیان کی۔ پھر ماموں فرقان نے پوچھا، ماموں آپ نے کسی املی والے بابا کا نام سنا ہے؟ میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں معلوم کر لوں گا، ملیر کے کئی لوگوں سے واقف ہوں میں، ان سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اکبر کو اس بابا سے جا کر ملنا چاہیے؟ ہاں ضرور ملنا چاہیے، کیا عجب نجات کا راستہ نظر آ جائے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ گھر کی بیل بجی۔ راجدہ دروازے پر گئی، بابر کا خیال تھا کہ اکبر آیا ہوگا۔ راجدہ نے آ کر بتایا، ابو چوکیدار گل خان آیا ہے۔ اچھا وہ کیسے آ گیا؟ بابر کو حیرت ہوئی۔ بابر کے ساتھ ماموں فرقان بھی گیٹ پر پہنچے۔ گل خان نے بڑے احترام سے سلام کیا، پھر جھجکتے ہوئے بولا، صاحب جی آپ نے کہا تھا کہ خالی مکان کا خیال رکھوں، لیکن صاحب جی وہ خالی کدھر ہے؟ وہاں تو رہتا ہے کوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ادھر کوئی نہیں رہتا، ادھر ہم رہتے تھے، بابر علی نے بتایا۔ نہیں صاحب جی ادھر ضرور کوئی رہتا ہے، رات کو گھر کی ساری بتیاں جل جاتی ہیں، صبح صبح اندر سے فرش دھلنے کی آواز آتی ہے، دروازے پر تالا پڑا ہوا ہے، ہم نے کسی کو اندر جاتے یا باہر آتے نہیں دیکھا صاحب جی۔ ادھر کون لوگ رہتا ہے؟ گل خان وہاں کوئی نہیں رہتا، یہ تمہارا وہم ہے۔ بتیوں کو رات کا جلنا، صبح کو بجھنا، یہ ہمارا وہم نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چل کر دیکھو، اس وقت بھی گھر کی ساری بتیاں جلتی ہیں۔ گل خان نے جو دیکھا تھا وہ صحیح تھا، وہ اپنی بات پر آرا رہا۔ بابر کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ گل خان کو کیسے سمجھائے، اس دن کا تذکرہ کرے یا نہ کرے۔ تب ماموں فرقان نے بابر کو اشارہ کیا، وہ تھوڑا بہت اس مکان کے بارے میں بتا دے۔ ماموں فرقان کی ہدایت پر بابر نے گل خان کو بتا دیا کہ اس مکان پر سایہ وغیرہ ہے، اس لیے ہم لوگوں نے اس کو خالی کر دیا ہے، تم اس گھر سے دور ہی رہنا، اس کے اندر جھانکنے یا اندر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اس ہدایت کو سن کر گل خان خاموشی سے واپس چلا گیا، لیکن اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس سے بابر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ اسے بابر کی بات پر واقعی یقین نہیں آیا تھا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ گھر میں کوئی سایہ ہے جو گھر کی بتیاں جلاتا جاتا ہے، گھر کی صفائی دھلائی کرتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گل خان کل 40 کے پیٹے میں تھا، وہ 14-15 سال کی عمر میں کراچی آیا تھا، پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اتنی عمر اس نے مختلف علاقوں اور بنگلوں کی چوکیداری کرتے ہوئے گزاری تھی۔ اس نے آج تک کراچی کے کسی بنگلے یا علاقے کے بارے میں یہ نہ سنا تھا کہ یہاں جن بھوت رہتے ہیں۔ آج پہلی بار اسے کس نے بتایا تھا کہ اس بنگلے پر جن کا سایہ ہے، اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کی تھی کہ اس گھر سے دور رہے۔ یہ جن والی بات اسے گلے سے ہرگز نہیں اتر رہی تھی۔ وہ ایک مضبوط جسم اور مضبوط قوت ارادی کا مالک تھا۔ دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ وہ اس مکان سے ہرگز دور نہیں رہے گا، بلکہ آس پاس رہ کر اس کا مشاہدہ کرے گا، اور اگر ممکن ہوا تو وہ اس گھر کی دہلیز پلانگ کر اندر چلا جائے گا، وہاں جا کر دیکھے گا کہ جن گھر کے کس کونے میں بیٹھا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم تھی کہ اندر سے پورا گھر کھلا ہوا ہے، صرف مین گیٹ پر تالا پڑا ہے۔ گل خان کی سیدھی کھوپڑی میں جو الٹی بات سما گئی تھی، اب اسے نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط لاٹھی تھی جس سے وہ گلی کے کتوں کو دھمکایا کرتا تھا۔ لاٹھی کے علاوہ اس کی باسکٹ کی جیب میں ایک لمبا سا چاقو بھی تھا۔ مغرب کے وقت وہ اس علاقے میں آ جاتا جہاں کی چوکیداری اس کے ذمہ تھی۔ اس علاقے میں ایک پان کا کھوکا تھا، کلو پنواڑی سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر کلو کے پاس آ بیٹھتا، تھوڑی سی گپ شپ کے بعد وہ ایک ہوٹل سے رات کا کھانا کھاتا اور دوبارہ کلو کے پاس آ بیٹھتا۔ پھر وہ اس وقت تک وہاں رہتا جب تک کلو اپنی دکان نہ بند کر جاتا۔ کلو کی دکان بند کر جانے کے بعد وہ موتی جڑی ہوئی ڈبیا سے نسوار نکال کر اپنے منہ میں ڈالتا تھا اور لاٹھی پکڑ کر علاقے کا گشت شروع کر دیتا۔ بابر علی کا نیا گھر کلو پنواڑی کی دکان سے زیادہ دور نہ تھا، اور کلو پنواڑی کی دکان خالی گھر کے نزدیک تھی۔ بابر علی سے مل کر وہ سیدھا کلو کے پاس پہنچا۔ اس نے کلو سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ کلو یہ بات سن کر بولا، گل خان کیا فضول بات کرتے ہو، آج کے زمانے میں جن بھوت کہاں، اور وہ بھی کراچی کے گھروں میں؟
यहाँ के बच्चे ही इतने शरीर हैं कि शैतान भी पनाह मांगता है, लेकिन कल्लू साहब बोलता है उधर जिन है, तुम इस घर से दूर रहो। गुल खान ने बहस की, अच्छा ये बात है तो रात को चलेंगे इधर, मैंने कभी जिन नहीं देखे हैं, मैं भी आज देख लूं। फिर गुल खान और कल्लू पनवाड़ी रात गए तक इस मौजू पर बात करते रहे और हंसते रहे। कभी कोई राहगीर कम्बल ओढ़े उधर से गुजरता तो कल्लू नारा लगाता, गुल खान वो देख जिन जा रहा है। आज खासी सर्दी थी। कुछ 11:30 बजे के करीब कल्लू ने अपनी दुकान बंद की और फिर वो दोनों खाली घर की तरफ चल दिए। वो बातें करते भी आखिर खाली घर के सामने पहुंच गए। घर की सारी बत्तियां रोशन थी। गुल खान ने फाटक की झुरी में से अंदर झांक कर देखा। इस झुरी में से जहां तक नजर आ रहा था वहां कोई ना था। हर सुसनाटा छाया हुआ था। अंदर तो कोई नजर नहीं आ रहा। गुल खान गेट को लाठी से बजाओ, कल्लू ने मशवरा दिया। गुल खान ने फौरन अपनी लाठी सीधी की और जोर जोर से गेट पर मारने लगा। इस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। गेट बजने के बाद दूर तक गूंज गई, बस बस बस। कल्लू ने गुल खान को रोका, जरा ठहरो, अब अंदर झांक कर देखते हैं, लेकिन इस गेट से कुछ नजर न आएगा। दीवार की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, तुम दीवार पर चढ़ जाओ। ठीक है, गुल खान ने दीवार की तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर वो कल्लू की मदद से दीवार पर चढ़ गया। इसने दीवार पर बैठकर दूर तक देखने की कोशिश की, लेकिन इससे अंदर कोई नजर नहीं आया। अंदर घर का दरवाजा और खिड़कियां बंद थी, लेकिन पर्दों के पीछे से रोशनी छन कर आ रही थी। कल्लू, उधर तो कोई भी नहीं, दरवाजा बंद है। गुल खान, शोर मचाओ, पूछो अंदर कोई है। गुल खान ने कल्लू पनवाड़ी की हिदायत पर नारा लगाया, अरे अंदर कोई है तो बाहर आओ। कोई निकला? कल्लू पनवाड़ी ने पूछा। नहीं, कल्लू कोई बदबख्त नहीं निकला। गुल खान ने गुस्से का इजहार किया। अच्छा फिर तुम अंदर कूद जाओ और अंदर से गेट की खिड़की खोल दो, फिर हम दोनों अंदर चलते हैं। ठीक है, ये कहकर गुल खान दीवार के उस पार कूद गया। फिर गुल खान ने कल्लू पनवाड़ी के अंदर आने के बाद खिड़की बंद करके चटकनी लगा दी। अब दोनों ने घर के दरवाजे की तरफ रुख किया। पुख्ता उस रास्ते पर जाने के बजाय वो दोनों लॉन में दाखिल हो गए। लॉन से गुजरने के बाद वो घर के सदर दरवाजे पर पहुंचे।